नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के वीडियो में हम जानेंगे दिसंबर मंथ का करंट अफेयर 2024 यानी कंप्लीट दिसंबर मंथ का करंट अफेयर। अगर आप वीडियो 1-2 नहीं देखे हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, तो आप ज़रूर देखें। यह पार्ट 3 है और आज हम लोग कंप्लीट कर देंगे यह दिसंबर मंथ का करंट अफेयर। इसमें सारे टॉप इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, आगामी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें, क्योंकि 100+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके अंतर्गत हम लोग 17 प्रश्न कंप्लीट कर चुके थे। आज का वीडियो पार्ट 3 है और आज हम लोग देखेंगे जो रेस्ट बचा हुआ वो कंप्लीट करेंगे। लगभग हम लोग आज 40 प्रश्न देखेंगे और यह वीडियो, तो आप पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं, आप वीडियो पे बने रहें। यह एक धमाकेदार सेशन है, तो आप अगर नहीं देखे हैं, 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग को कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग देखेंगे 17 और 17 आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन ऑफ द डे में पूछा गया था कि एक राष्ट्र एक चुनाव पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, यानी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है वन नेशन वन इलेक्शन का। तो 17 का आंसर जो है ये हो जाएगा, चुनावों की आवृत्ति और संबंधित लागतों को कम करना। यानी चुनाव में जो अधिक खर्च हो रहे हैं उसको कम करना था, और चुनाव जो बार बार देश में हो रही थी उसको भी कम करना था, यानी पूरे देश में एक ही साथ चुनाव करना था। इसका यह प्राथमिक उद्देश्य था, इसलिए 17 का आंसर ये हो जाएगा। यह क्वेश्चन ऑफ द डे था। आज हम लोग देखेंगे 17 से, तो आप बने रहे वीडियो पर। यह एक धमाकेदार और इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 72 क्वेश्चन नंबर। एक राष्ट्र एक चुनाव पहल की सिफारिश करने वाली उच्च स्तरीय समिति का नेतृत्व किसने किया? तो 72 का आंसर हो जाएगा ए, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। यानी एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए एक कमेटी बनाई गई। इस कमेटी के जो अध्यक्ष थे वह हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर, हम लोग यहाँ पे कुछ दिया गया है, फैक्ट है यानी एक्सप्लेनेशन है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने 2 चरणों में एक साथ चुनाव कराने के लिए संविधान में संशोधन का सुझाव दिए। पहला, लोकसभा राज्य विधानसभाओं के चुनाव का एक साथ कराना, और उसके बाद राष्ट्रीय और राज्य चुनावों के 100 दिनों के भीतर नगर पालिका और पंचायत चुनावों को एक साथ कराना। तो यह इंपॉर्टेंट है, इस समिति के इस कमेटी का सिफारिश थी। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया गया है 73, कौन सी पुरस्कार श्रेणी राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार का हिस्सा है? तो 73 का आंसर हो जाएगा बी, नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार। तो ये पुरस्कार का नाम याद रखें, ये पंचायत पुरस्कार से रिलेटेड है, राष्ट्रीय। यहाँ पे हम लोग देखेंगे 11 दिसंबर 2024 को भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 प्रदान किए। पुरस्कार विभिन्न श्रेणियों में प्रदान किए गए हैं, जिनमें से दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार, नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार शामिल है। तो 2 पुरस्कार का यहाँ नाम दिया गया है, जो कि इंपॉर्टेंट है, हाल ही में राष्ट्रपति के द्वारा वितरित किया गया है। 74 क्वेश्चन नंबर है, ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर में 11 से 14 दिसंबर तक आयोजित बाउमा कैनएक्सपो इंडिया 2024 का मुख्य फोकस क्या है? तो 74 का आंसर हो जाएगा सी, निर्माण और खनन उपकरण। तो कौन एक्सपो इंडिया 2024 का मुख्य फोकस क्या था? तो निर्माण और खनन उपकरण। इसका एक्सप्लेनेशन है, तो हम लोग एक्सप्लेनेशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर सी हो जाएगा, निर्माण और खनन उपकरण। 2024 को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो सेंटर बाउमा कौन एक्सपो इंडिया 2024 का उद्घाटन किया। यह 4 दिवसीय कार्यक्रम निर्माण और खनन क्षेत्रों में अत्याधुनिक नवाचारों को प्रदर्शित करता है। तो यह इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट देखेंगे 75 में दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस हर साल कब मनाया जाता है? यानी इंटरनेशनल माउंटेन डे की बात किया जा रहा है। तो 75 का आंसर हो जाएगा डी, 11 दिसंबर को हर साल एवरी ईयर इंटरनेशनल माउंटेन डे अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। पहाड़ों के महत्व और उनके सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। तो आप सेशन पे बने रहें, एक एक करके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक लाएंगे, हॉट बर्निंग टॉपिक यानी 2024-25 का। तो आप इसको सब्सक्राइब कर ले अगर नहीं किए हैं तो। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ये ह्यूमन राइट्स पूछा जा रहा है, वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है? तो 76 का आंसर हो जाएगा सी, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1948 में मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, तो NUDHR को अपनाने के उपलक्ष्यों में मनाया जाता है। तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स
जो है 1948 में अपनाया गया था, 10 दिसंबर 1948 को, इसलिए 10 दिसंबर को एवरी ईयर मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप याद रखें। मानवाधिकार दिवस पर किस महत्वपूर्ण दस्तावेज का अनुस्मरण किया जाता है? तो इसका आंसर है 77 का आंसर हो जाएगा ए, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, जिसे हम लोग बोलते हैं यूनाइटेड नेशन। यहाँ पे हम लोग बोलेंगे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। आप याद रखें, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 78 है, बशर अल असद के शासन को उखाड़ फेंकने के बाद सीरिया के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? 78 का आंसर हो जाएगा सी, मोहम्मद अल बशीर। मोहम्मद अल बशीर इसके कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं। इसका एक्सप्लेनेशन में दिया गया है, मोहम्मद अल बशीर को 10 दिसंबर 2024 को सीरिया का कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया गया है, उच्च शिक्षा में कठोर सीमाओं को कम करने के लिए 2025 में सीयूटी के लिए कौन सा बड़ा सुधार पेश किया गया? तो 79 का आंसर हो जाएगा बी, छात्रों को कक्षा 12वीं के विषय की परवाह किए बिना कोई भी विषय चुनने की अनुमति देना। तो यहाँ इंपॉर्टेंट है, यह एक नया यहाँ पे आया है एडवर्टाइजमेंट, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, इसका आंसर बी हो जाएगा। 2025 से छात्रों को कक्षा 12वीं के विषयों की परवाह किए बिना कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में किसी भी विषय के लिए उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ दिया गया है 80 में पूछा जा रहा है आपसे, 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के नए गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के नए गवर्नर कौन बने हैं 2024 में? 11 दिसंबर को। तो 80 का आंसर हो जाएगा सी, संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा को आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 26वें गवर्नर नियुक्त किया गया। वित्त मंत्रालय में वर्तमान राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का नया गवर्नर नियुक्त किया गया। उनका कार्यकाल 11 दिसंबर 2024 से शुरू होगा और 3 साल तक चलेगा। नेक्स्ट दिया गया है क्वेश्चन 81 में दिया गया है, दिसंबर 2024 में भारतीय नौसेना में शामिल किए जाने वाले नवीनतम मल्टी रोल स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रेगेट या फ्रिगेट का नाम क्या है? तो 81 का आंसर हो जाएगा बी। बी में दिया आईएनएस तुसील। आप याद रखें, आईएनएस तुसील भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। स्पष्टीकरण देखेंगे, आईएनएस जिसका फुल फॉर्म इंडियन नेवल शिप, तो आईएनएस तुसील एक बहुभूमिका वाला स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रेगेट 9 दिसंबर 2024 को रूस में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया, जो भारत रूस सहयोग में एक मील का पत्थर साबित होगा। इसी प्रकार से 82 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 82 में पूछा गया है, 82 में पूछा गया है कि 82वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर के नामांकित पहले भारतीय निर्देशक का नाम क्या है? तो 82 का आंसर हो जाएगा बी, पायल कपाड़िया। पायल कपाड़िया ये कांस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी जीत चुकी है, यह इंपॉर्टेंट नाम है। फिल्म निर्माता पायल कपाड़िया फिल्म निर्माता है। इनकी फिल्म ऑल वी इमेजिंग एज अ लाइट के लिए 82वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर के लिए नामांकित पहली भारतीय निर्देशक के रूप में इतिहास रच दिया है। क्वेश्चन नंबर 83 है। 83 में दिया गया है, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का संचालन कौन कर रहा है? तो नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का संचालन ऑपरेशन किसके द्वारा किया जा रहा है ऑपरेट? तो 83 का आंसर हो जाएगा बी, ज्यूरिख इंटरनेशनल एयरपोर्ट। द ज्यूरिख इंटरनेशनल एयरपोर्ट के द्वारा नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का संचालन या ऑपरेट किया जा रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, इसका कुछ दिया गया है फैक्ट। ग्रेटर नोएडा में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने 9 दिसंबर 2024 को एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर स्थापित किया है। जब इसकी पहली ट्रायल फ्लाइट लैंड हुई तो ज्यूरिख इंटरनेशनल एयरपोर्ट द्वारा संचालित यह एयरपोर्ट अप्रैल 2025 से वाणिज्यिक उड़ान शुरू करेगा। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन दिया गया है 84 में पिछले 24 वर्षों से सीरिया का राष्ट्रपति कौन था? तो 24 वर्षों से लगातार सीरिया के राष्ट्रपति कौन थे, जो दिसंबर 2024 में विद्रोही बलों के नियंत्रण में आने के बाद देश छोड़कर भाग गए? तो 84 का आंसर हो जाएगा ए, बशर अल असद। बशर अल असद पिछले 24 वर्षों से सीरिया के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट देखेंगे, 85 में दिया गया 2024 में पुरुष एशिया कप अंडर 19 क्रिकेट किस टीम ने जीता? तो 2024 में पुरुष एशिया कप अंडर 19 क्रिकेट टीम। 85 का आंसर हो जाएगा सी। हम लोग देखेंगे ऑप्शन में क्या दिया है सी में, तो सी में दिया गया है बांग्लादेश। तो ये जो क्रिकेट है यह क्रिकेट बांग्लादेश के क्रिकेट टीम ने जीता है। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, यहाँ पे दिया गया है। एक्सप्लेनेशन में 8 दिसंबर 2024 को
पुरुष एशिया कप अंडर 19 क्रिकेट फाइनल में बांग्लादेश ने दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत को 59 रनों से हराकर खिताब जीता। यानी कि भारत को हार का सामना करना पड़ा और बांग्लादेश का टीम यहाँ विजय हासिल किया है। 2024 में फीडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप में डी गुकेश का मुकाबला किसके साथ था? तो फीडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप में डी गुकेश का मुकाबला चीन के डिंग लीरेन के साथ था। आंसर डी हो जाएगा 86 का। तो आप याद रखें, यहाँ सबसे युवा विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं डी गुकेश और चीन के डिंग लीरेन को हराकर। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2024 फीडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप में भारत के 18 वर्षीय डी गुकेश ने 2024 को रिसोर्ट वर्ल्ड सेंटोसा सिंगापुर में अपने 11वें गेम के बाद गत चैंपियन डिंग लीरेन को इतना से हरा आगे कर दिया। तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 है। 2024 को पुरुष अंडर 19 एशिया कप वनडे क्रिकेट के फाइनल में भारत का सामना किससे होगा? तो 87 का आंसर से होगा। ये बांग्लादेश के साथ हुआ था, लेकिन मैच कंप्लीट हो गया, बांग्लादेश ने यहाँ पे जीत हासिल किया है और भारत यहाँ उप विजेता रहे हैं। तो भारत 8 दिसंबर 2024 को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले फाइनल में बांग्लादेश से भिड़ेंगे, लेकिन बांग्लादेश विजयी रहा। ये मैच हुआ था दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 88 है। 88 में दिया गया है, आरबीआई के दिसंबर 2024 के निर्णय के बाद संशोधित नगद अनुरक्षित अनुपात CRR क्या है? तो 88 का आंसर हो जाएगा बी, 4.0%। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन हम लोग, क्वेश्चन नंबर दिया गया है 89। दिसंबर 2024 में आरबीआई द्वारा घोषित वर्तमान नीति रेपो दर क्या है? तो रेपो रेट पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे 89 है, तो 89 का आंसर भी हो जाएगा 6.50% है। आरबीआई दिसंबर 2024 में आरबीआई द्वारा घोषित वर्तमान नीति रेपो दर क्या है? तो 6.50। यहाँ पे बताया गया है, ये इंपॉर्टेंट है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने अपनी दिसंबर मौद्रिक नीति बैठक में फरवरी 2023 से लगातार 11वीं बार नीतिगत रेपो दर को 6.50 पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया। यानी इसमें चेंजेस नहीं किया गया, ये सेम रखा गया। दिसंबर 2024 में भारत की ओर से नारकोटिक्स ड्रग्स CND पर आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता किसने संभाली? तो 90 का आंसर हो जाएगा बी। हम लोग देखेंगे कि बी में ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है। तो बी में आप देख पा रहे होंगे, इसका बी हो जाएगा शंभू कुमारन। तो याद रखें। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन है, इससे थोड़ा सा क्लियर होगा। भारत को नारकोटिक्स ड्रग्स पर आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता करने के लिए नियुक्त किया गया। वियना में संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि शंभू कुमारन 6 दिसंबर 2024 को अध्यक्षता संभालेंगे। तो ये संभाल लिए हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन यहाँ पे, 5 दिसंबर 2024 को इसरो द्वारा प्रक्षेपित प्रोबा 3 उपग्रह का प्राथमिक मिशन क्या है? तो 91 का आंसर हो जाएगा सी, सूर्य के कोरोना का अध्ययन करना। यानी कि इसरो के द्वारा प्रक्षेपित प्रोबा 3 उपग्रह का प्राथमिक यानी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था सूर्य के कोरोना का स्टडी करना या अध्ययन करना। तो यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, दिसंबर 2024 तक आयोजित अष्टलक्ष्मी महोत्सव भारत के किस क्षेत्र में मनाया जाता है? तो एक महोत्सव है अष्टलक्ष्मी महोत्सव। तो 92 का आंसर सी हो जाएगा। यह पूर्वोत्तर भारत में मनाया जाता है अष्टलक्ष्मी महोत्सव। तो यहाँ पे 8 पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा सामूहिक रूप से अष्टलक्ष्मी के रूप में जाने जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो 8 पूर्वोत्तर राज्य हैं ये सब। क्वेश्चन नंबर यहाँ दिया गया है 93, हॉर्नबिल महोत्सव का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हॉर्नबिल महोत्सव का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 93 का आंसर हो जाएगा बी। और बी में दिया गया है, आप देख पा रहे हैं कि नागा जनजातियों की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करना। किसका? नागा जनजातियों की सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शित करना। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे, यहाँ पे कुछ दिया गया है फैक्ट है जिससे आप जान सकते हैं कि हॉर्नबिल महोत्सव, जिसे त्योहारों का त्यौहार, हॉर्नबिल महोत्सव को त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है, 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक पूर्वोत्तर भारतीय राज्य नागालैंड में आयोजित होने वाला एक वार्षिक उत्सव है। एनुअली फेस्टिवल है, यानी कि साल में एक बार मनाया जाता है। 94 देखेंगे। 94 में पूछा गया है कि दिसंबर 2024 में आरबीआई द्वारा निर्धारित नई यूपीआई लाइट वॉलेट सीमा क्या है? तो आरबीआई द्वारा निर्धारित यूपीआई लाइट वॉलेट सीमा क्या है? 94 का आंसर हो जाएगा डी, 4000 है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग,
यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे फैक्ट। 4 दिसंबर 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने यूपीआई लाइट वॉलेट की सीमा 2000 से बढ़ाकर 5000 कर दी है। ऑफलाइन लेनदेन की सीमा 5000 से बढ़ाकर 1000 प्रति लेनदेन कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 95 है। 95 में पूछा जा रहा है आपसे कि किस संगठन ने भारत में यूपीआई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। तो वह कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है जो भारत में यूपीआई को ऑपरेट करता है या इसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 95 का आंसर हो जाएगा सी, भारतीय स्टेट बैंक। क्या भारतीय स्टेट बैंक? नहीं, तो यहाँ पे सी नहीं होगा। 95 का आंसर हो जाएगा बी। यहाँ पे एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम कहते हैं, इसके द्वारा यहाँ पे यूपीआई प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया था। तो यह एक संगठन है, नाम है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। तो यहाँ पे इसको इंग्लिश में बोलेंगे नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई शॉर्ट में। तो आप याद रखें, यहाँ पे जो आंसर था इसका 94 का हो जाएगा डी। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करेंगे कि दिसंबर 2024 में आरबीआई द्वारा निर्धारित नई यूपीआई लाइट वॉलेट सीमा क्या है, तो 5000 है, यानी इसको बढ़ाकर 5000 कर दिया गया। पहले 2000 था, यहाँ पे दिया गया है कि 2000 से बढ़ाकर 5000 कर दी गई है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 96। यहाँ पे स्टेटमेंट है कि यूपीआई भारत का भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र है, जिसे 2016 में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 96। आप 96 देख पा रहे हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि 2024 में नेतुम्बो नदी नेताहवाह किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? नंदी है, आप याद रखें। तो 96 का आंसर हो जाएगा सी, नामीबिया के ये पहले राष्ट्रपति बनी है। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सत्तारूढ़ स्वेपो पार्टी की नेतुम्बो नंदी नेतावाह ने नामीबिया का 8वां राष्ट्रपति चुनाव जीता है और 57% से अधिक वोटों के साथ देश की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई है। तो यह एक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उस कंट्री की पहली राष्ट्रपति बनी है। दिसंबर 2024 में तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन बने? तो महाराष्ट्र के तीसरी बार, थर्ड टाइम वहाँ पे चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? तो 97 का आंसर हो जाएगा सी, देवेंद्र फडणवीस। आप याद रखें कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के सीएम बने हैं, लेकिन थर्ड टाइम बने हैं। तो 5 दिसंबर 2024 को देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 98 देखेंगे। 98 में दिया गया है 4 दिसंबर को नौसेना दिवस पर किस महत्वपूर्ण नौसैनिक अभियान का स्मरण किया जाता है? तो 4 दिसंबर को हर साल नौसेना दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ किस लिए इनको किसके याद में मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 98 का बी। 98 का बी हो जाएगा और बी में दिया गया है ऑपरेशन ट्राइडेंट। ऑपरेशन ट्राइडेंट की याद में, स्मरण में 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। नौसेना दिवस 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान एक महत्वपूर्ण नौसैनिक मिशन, जिसे ऑपरेशन बोलेंगे, ट्राइडेंट की सफलता का स्मरण करता है, इसलिए एवरी ईयर 4 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 99 है, महाकुंभ 2025 का आयोजन किस शहर में होगा? तो इजी, इसका आंसर डी हो जाएगा, प्रयागराज में होगा। यह स्टार्ट हो गया है 13 जनवरी से चल रहा है और ये 45 दिनों तक चलेगा। महाकुंभ 2025 एक भव्य और आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण आयोजन है जो 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी 2025 तक उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 100 है, इंपॉर्टेंट, आप वीडियो पे बने रहें। विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 100 का आंसर हो जाएगा बी, 3 दिसंबर को एवरी ईयर यहाँ पे विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो दिया गया है विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस समाज और विकास के सभी क्षेत्रों में विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष 3 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 101, भारत मलेशिया संयुक्त सैन्य अभ्यास हरीमो शक्ति का चौथा संस्करण दिसंबर 2024 में कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसमें सबसे पहले आप याद रखें कि हरीमो शक्ति जो है एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है और भारत और मलेशिया के बीच में होता है हरीमो शक्ति, और ये चौथा संस्करण हुआ है 2024 में। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो क्वेश्चन 101 का हो जाएगा बी, बेटोंग कैप में हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे दिया गया है कि भारत मलेशिया संयुक्त सैन्य अभ्यास हरीमो शक्ति का चौथा संस्करण 2 दिसंबर 2024 को मलेशिया के बेटोंग कैंप में शुरू हुआ है, यानी कि शुरू का, यह खत्म भी हो गया है। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन 102 है, 4 से 6 दिसंबर 2024 तक विश्व समुद्री प्रौद्योगिकी सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो 102 का आंसर हो जाएगा बी, चेन्नई में। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग
103 में दिया गया है किस संगठन ने भारत में प्रगति मंच लॉन्च किया। प्रगति मंच किस संगठन के द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर है 103 का सी, भारत सरकार के द्वारा प्रगति मंच को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 104 में दिया गया है ऑक्सफोर्ड के सेद बिजनेस स्कूल ऑफ गेट्स फाउंडेशन द्वारा प्रगति पर किए गए अध्ययन का शीर्षक क्या है? तो 104 का आंसर सी हो जाएगा। हम लोग सी देखेंगे। सी में दिया गया है बाधा से विकास तक कैसे नेतृत्व भारत के प्रगति पारिस्थितिकी तंत्र को प्रगति को शक्ति प्रदान करने में सक्षम बनाता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 105 में दिया गया है सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो 105 का आंसर हो जाएगा सी, पीवी सिंधु सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में 2024 में महिला एकल का खिताब पीवी सिंधु ने जीती है। तो आंसर इसका हो जाएगा सी 105 का। 105 का सी होगा। 106 देखेंगे, यहाँ पे दिया गया है 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने चीन की वू लियो यू को इतना से हराकर महिला एकल का खिताब जीती। आप याद रखें कि सैयद मोदी का जो कप है ये पीवी सिंधु के द्वारा जीता गया है। क्वेश्चन नंबर 106 है सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो यहाँ पे अभी महिला का देखें जो कि पीवी सिंधु के द्वारा जीता गया है। अब वही है सेम कि सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? 106 का आंसर हो जाएगा ए, लक्ष्य सेन के द्वारा जीता गया। अगर पुरुषों की बात किया जाए मेल कैटेगरी में लक्ष्य सेन और महिलाओं में पीवी सिंधु। लक्ष्य सेन ने सिंगापुर के जिया हेंग जैसन ते पर इतना से शानदार जीत दर्ज करके पुरुष एकल का खिताब जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है 1 दिसंबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष कौन बने और सबसे युवा अध्यक्ष बने हैं? इसका आंसर हो जाएगा 107 का सी, जय शाह जो कि भारत के हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के सबसे युवा अध्यक्ष बने हैं ग्रेग बार्कले की जगह पे। तो ग्रेग बार्कले की जगह पे जय शाह बने हैं। ये जय शाह पहले बीसीसीआई के सचिव थे। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे दिया गया है कि जय शाह 1 दिसंबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ये क्वेश्चन नंबर 108 है और इस वीडियो का लास्ट है, यानी दिसंबर मंथ का हम लोग का कंप्लीट हुआ। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जिसे सीमा सुरक्षा बल बोलते हैं, इसका स्थापना कब हुआ है? तो 108 का आंसर हो जाएगा सी, 1 दिसंबर 1965 के। इसलिए एवरी ईयर प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को बीएसएफ की स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो ये 108 था। आज का क्वेश्चन ये है, यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया गया है 1 दिसंबर 1965 को स्थापना होता। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने 1 दिसंबर 2024 को अपना 60वां स्थापना दिवस मनाया है। तो ये 60 नंबर का है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसे आप मार्क लगे। यह दिन 1965 में बल के गठन की वर्षगांठ का प्रतीक है। तो यह सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न था। तो आप वीडियो, तो आज का क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ऑफ द डे, आपको कमेंट करके बताना है कि महाकुंभ 2025 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है और वह किस शहर का, किस राज्य का वह शहर है। आपको ये भी इसके बारे में डिटेल देना है कि कितने सालों में आयोजन किया जाता है। तो दोस्तों ये था दिसंबर मंथ का करंट अफेयर। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो को मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।